हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड मैं जस्ट अभी अभी जेम्स कैमरन की लेटेस्ट फिल्म एवटार फायर एंड ऐश देख कर आया हूं, जो कि इस फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है और डायरेक्ट सीक्वल है पिछली दो मूवीज का। जस्ट लाइक द प्रीवियस टू फिल्म्स, इस फिल्म के अंदर एग्जैक्टली वही लोग हैं स्टार कास्ट में जो पिछली दो मूवीज में रहे हैं, बस थोड़े से कुछ नए एक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं और पुरानों को जो पिछली मूवीज में मर चुके हैं उनको निकाल दिया गया है। एक और कंपैरेबल बात जो पिछली दो मूवीज में है, वो उसकी स्टोरी टेलिंग काफी सिमिलर है, उस स्टाइल में भी और स्टोरी के हिसाब से भी, बस एक ट्रीटमेंट डिफरेंट है। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा मेरे इस रिव्यू में। Your goddess has no dominion here. ये मूवी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे एवटार 2 का एंड हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा शोडाउन हुआ था ह्यूमंस और नावीज के बीच में, जो नावीज इवेंचुअली जीत गए थे, लेकिन उनको भी काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े थे, ह्यूमंस को भी काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े थे और वो फिर अपने अटैक में बैक हो गए थे और नावीज भी अपने फिर बाद में सुखी से अपने अपने घरों में चले गए जीत के जभी। तो यहाँ से ही ये मूवी स्टार्ट होती है कि जो लोग मर गए थे पिछली मूवी में उनका मोर्निंग चल रहा था और फिर इवेंचुअली स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि नावीज अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयर है कि ह्यूमंस इस दुनिया के ऊपर क्या थ्रेट पोज करते हैं और वो फाइट बैक भी करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग अभी अपनी दूसरी गिल्ड्स और दूसरी कम्युनिटीज़ या फैक्शंस को इकट्ठा एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मच लाइक द प्रीवियस टू फिल्म्स, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग भी एकदम लीनियर है, एक बहुत ही स्टडी पेस से ये लोग एक बिल्डअप करते हैं फाइनल शोडाउन के लिए, जैसे कि पिछली दो मूवीज में हुआ था और वो फाइनल शोडाउन भी होता है। बट फर्क इतना है कि इस मूवी का फाइनल शोडाउन पिछली दो मूवीज के कंपैरिजन में बहुत ही एवरेज है। देखा जाए तो 2008 में जो एवटार आई थी उसमें जो बड़ी फाइट हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कंपेयर टू 2022 की जो एवटार आई थी उससे। और 2022 वाली एवटार 2 को देख के भी हमें ऐसा लग रहा था कि चलो अच्छी फाइट तो थी एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स, इतना साल वेट कराने के बाद में। लेकिन इसकी तो फाइनल शोडाउन एकदम एवरेज है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि ये एवटार सीरीज की है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइट गंदी है, फाइट अच्छी है, मूवी भी अच्छी है, लेकिन हमने जैसी एक्सपेक्टेशंस रखी थी जेम्स कैमरन से और एवटार फ्रेंचाइजी से, वो उस लेवल की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया जा रहा था इस मूवी में। एंड जस्ट लाइक द थीम ऑफ द प्रीवियस टू फिल्म्स की ये लोग वर्ल्ड का एक नया पार्ट दिखाते हैं, एक नया फैक्शन दिखाते हैं नावीज का। इस मूवी के अंदर भी एक नया पार्ट दिखाया गया है इस दुनिया का जिसका नाम है पैंडोरा, और उसके अंदर एक नया फैक्शन दिखाया गया है उन नावीज का जो अपने आप को फायर से एसोसिएट करते हैं। इस नए फायर फैक्शन की लीडर है हमारी इस मूवी की सेकेंडरी एंटागनिस्ट वारांग। अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें एवटार 1 और 2 को इस मूवी से, जो कि इनएविटेबल है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एवटार 1 और 2 की जो स्टोरी थी, भले ही वो स्टोरी बहुत ही बेसिक थी, बस फ़र्क इतना था कि जनरली इस तरह की मूवीज़ में हम ह्यूमंस विक्टिम्स होते हैं, हमारी दुनिया के ऊपर एलियंस कब्जा कर रहे होते हैं और हम डिफेंड करते हैं। बस यहाँ पे हम ह्यूमंस जो थे वो विलेंस थे, एलियंस विक्टिम्स थे और वो अपनी दुनिया को बचा रहे थे। और सिमिलरली इस मूवी के अंदर भी वही होता है, बस एक डिफरेंस इसके अंदर ये है कि इस बार एलियंस में से एक फैक्शन विलेन की साइड पे है। लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी की स्लो स्टोरी टेलिंग जो है उसकी वजह से इतनी इंटरेस्टिंग तो एटलीस्ट नहीं है जितनी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थी। तो एंड जस्ट लाइक पिछली दो मूवीज में जैसा होता था कि पूरी मूवी सिर्फ एक बिल्डअप होती थी फाइनल शोडाउन के लिए, ये मूवी भी सिर्फ एक बिल्डअप है फाइनल शोडाउन के लिए। लेकिन इसमें इस बार फर्क ये था कि फाइनल शोडाउन उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम सबको पता था कि फाइनल शोडाउन में कौन जीतने वाला है, क्योंकि हमारे जेम्स कैमरन सर ने एवटार 4 और 5 तो पहले से ही अनाउंस कर दी है। तो अगर यहाँ पे फाइनल शोडाउन में स्टोरी खत्म हो जाती तो 4 और 5 कैसे बनते? नहीं बनती। इसलिए तो ये लोगों ने स्टोरी खत्म नहीं की, जो कि प्रेडिक्टेबल था। इस मूवी की स्टोरी में एक बहुत ही मेजर फ्लॉ ये है कि कंपेयर टू द प्रीवियस टू मूवीज, लास्ट दो एवटार मूवीज की जो स्टोरीज थी वो बहुत ही बढ़िया बैलेंस पे थी इमोशंस के साथ में, कि जितनी स्टोरी है उतना ही इमोशन डाला जा रहा है। लेकिन इस मूवी के अंदर जो बैलेंस का स्केल है वो टिप ऑफ हो चुका है कंप्लीटली इमोशन की तरफ,
क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा भर भर के डाल दिया है और स्टोरी बहुत ही कम रह गई है इसके अंदर। ऐसा लग रहा था कि ये स्टोरी अगर वो लोग चाहते तो 1.5 घंटे में भी दिखा सकते थे, ये 3.5 घंटे की मूवी होने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा इमोशन भर देने की वजह से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगने लग जाती है, स्ट्रेच भी लगने लग जाती है। लेकिन क्रेडिट्स वेयर इट इज़ ड्यू, इस मूवी को देख के क्लियर मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। इसको बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्रैच से एक वर्ल्ड क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। वर्ल्ड तो बहुत ही दूर की बात है, स्क्रैच से एक रूम तक क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अंदर अगर पूरी दुनिया क्रिएट कर दी है तो एक्चुअली में एक कमेंडेबल जॉब है और वो बहुत ही बढ़िया दुनिया है, मज़ा आ जाता है। एवेटार जब भी स्क्रीन पे देखते हैं ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं, और इस मूवी के अंदर भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इसकी एडिटिंग, वीएफएक्स, साउंड इफेक्ट्स, इसका एनिमेशन, सब कुछ टॉप नॉच है। जेम्स कैमरन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमको एक वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने में। वैसे इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस को इस बार मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि हम सबको पहले से ही पता है कि अगर एक्टर्स सेम है और ये लोगों ने पहले भी हमको अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं तो इस बार कुछ अलग ज़्यादा नहीं किया होगा, क्योंकि सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे थे। लेकिन मैं ये ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वारांग, ये कैरेक्टर की जो एक्ट्रेस है, ऊना चैपलिन उसका नाम है, इन्होंने हमें पास्ट में काफ़ी अच्छा काम दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स में इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था कुछ एपिसोड्स के लिए, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल था। ये इस मूवी की स्टैंड आउट एक्ट्रेस हैं, बिकॉज not only is she getting into the skin of something very different for her when she is coming into this franchisee, she was able to find her way into it. And by the way, आपको पता है कि ये ऊना चैपलिन एक्चुअली में द ग्रेट चार्ली चैपलिन की ग्रैंड डॉटर है। जेम्स कैमरन की डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा ऐसा बात करने के लिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने अपने पिछले पॉइंटर्स में स्टोरी के बारे में भी बोल दिया, एडिटिंग के बारे में भी बोल दिया, एग्जीक्यूशन के बारे में बोल दिया, थीम कैसा है इस मूवी का, इसकी वर्ल्ड कैसी है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेशल अलग से मैं बताने के लिए रहा नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेम्स कैमरन जैसा होने के लिए किसी को बहुत ही स्पेशल होना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैज़ बिन एट द टॉप ऑफ हिज गेम फॉर मोर देन 3 decades नाउ। 30 साल तक कोई अगर दुनिया के टॉप डायरेक्टर्स में से एक है तो ये ज़रूर एक शाबाशी वाली बात है उनके लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि टॉप तक पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन टॉप पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं आपको इस बारे में थोड़े कुछ एग्जांपल्स दूं तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 साल पहले राम गोपाल वर्मा एक टॉप डायरेक्टर हुआ करते थे, जो कि आजकल कुछ भी नहीं रह गए। एंड सिमिलरली अनुराग कश्यप आज से 10 से 15 साल पहले एक टॉप डायरेक्टर थे जब उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, और आज वो भी कुछ नहीं रह गए, बस एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं लोगों के लिए। तो जेम्स कैमरन इस पॉइंट पे जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, एंड इट इज समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट एवरी टाइम हिज मूवीज कम्स इनटू सिनेमा। एंड इसलिए मैं आपको ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आपको भले ही ये मूवी से ज़्यादा लगाव ना हो, मैं चाहूँगा कि आप ये मूवी थिएटर्स में जाएं, इसको एक्सपीरियंस करें, बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू। इस साल की अच्छी मूवीज़ में से ये एक है, भले ही थोड़ी स्लो है, बीच बीच में बोर कर देती है, लेकिन ये अच्छी मूवी है। तो ये था मेरा रिव्यू एवेटार 3 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।